टीमू सामा के ओरिजिन की तुमने बहुत सारी थियरी सुनी होंगी, लेकिन आज जो थियरी हम तुम्हें बताने वाले हैं दिस में बी द क्लोजेस्ट टू द रियलिटी। ज़ो आइलैंड आर्क के टाइम पर डॉग स्टॉर्म ने नामी को कहा था कि दैट जर्नी हैज पास द डेस्टिनेशन, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रॉ हैट्स को फाइनली जहां पर पहुंचना है वो उससे ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। और उसने ये भी बोला था कि स्ट्रॉ हैट्स लाफ्टेल जाने के लिए बिल्कुल सही रास्ते पर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उसने मेंशन की थी वो ये थी कि इवन रॉजर पायरेट्स को भी अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करनी पड़ी थी लास्ट आइलैंड पर पहुंचने के बाद, बिफोर एंडिंग इट एट राफ्टेल एज द पायरेट किंग्स क्रू। मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि लास्ट डेस्टिनेशन जहां पर लूफी को पहुंचना है वो वहां पर ऑलरेडी पहले भी जा चुका है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमें लगता है कि वो जगह या तो एलाबास्टा या फिर स्काइपिया है। एंड व्हाई वी थिंक सो? क्योंकि हमें पता है कि ओडा सेंसे को अपनी स्टोरी रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड ही कैंट हेल्प but keep foreshadowing things from real life. तो Alabasta and Skypiea most probably Mesopotamia civilization and Hanging Garden of Babylon से inspired है। अब unlike many believe, human civilization मेसोपोटामिया से शुरू नहीं हुई थी। मेसोपोटामिया वो पहली human civilization थी जो कि ग्रेट फ्लड्स के बाद एग्जिस्टेंस में आई थी, according to scientists and historians। जिसका मतलब ये हुआ कि ग्रेट फ्लड से पहले भी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी। अब हम अगर बाइबल के अकॉर्डिंग बात करें, एज ओडा सेंसे खुद बहुत ज्यादा मिथोलॉजिकल फिगर्स और स्टोरीज को वन पीस में फोरशैडो करते हैं, तो ग्रेट फ्लड से पहले की ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जीते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ह्यूमन एडम अंटिल नोआस टाइम राइट बिफोर द ग्रेट फ्लड्स। अब आखिरकार हमने ये सब कुछ देखा है कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जिसके पास ग्रेट टेक्नोलॉजी थी, पहले काफी पावरफुल सिविलाइजेशन हुआ करती थी, बाद में एक फ्लड आई एंड इवन नोआ शिप, यस वन पीस। इसीलिए वी स्ट्रांगली बिलीव कि ओडा सेंसे का आइडिया अबाउट ईमू द ग्रेट फ्लड जो कि वेगापंक ने अपने लास्ट मोमेंट्स में बताई थी, जॉय बॉय एंड एडवांस टेक्नोलॉजी सभी हेवीली टाइड है रियल लाइफ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज से रिगार्डिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब्राहमिक फेथ में भी यही सेम स्टोरी है जो कि एडम से शुरू होकर फिर नोआ टू ग्रेट फ्लड्स, बट इन सभी में ग्रेट फ्लड्स के दौरान क्या हुआ वो हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं है। अब एडम और ईवा आखिर अर्थ पर कैसे है, हेवन या फिर आउटर स्पेस से? अब अगर तुम्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में पता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 4 बीइंग्स गॉड ने अर्थ पर भेजे, एडम, ईव, सेटन एंड स्नेक। जूडिज्म ने इसमें एक और फिगर ऐड कर दिया था, लिलिथ, द रिबेलियस फर्स्ट वाइफ ऑफ एडम। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी शुरू होंगी। नोआ के टाइम पर स्पेसिफिकली ग्रेट फ्लड से पहले वहां पर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो कि आगे चलकर ह्यूमन सिविलाइजेशन की पूरी कोर्स ही चेंज कर देता है। अब उस कैरेक्टर को काफी अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, एंटी क्राइस्ट और वन आइड फॉल्स मसीहा। ये माना जाता है कि वो नोआ के टाइम पर एग्जिस्ट करता था जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने पीक पर थी, अंटिल लोग भूलने लगे कि ये सभी चीजें, नॉलेज, गिफ्ट और मिरेकल्स आर सेंट बाय गॉड टू देम। और ये फॉल्स मसीहा ये क्लेम करने लगा कि वो ही एक्चुअल गॉड है, और यही ह्यूमन हिस्ट्री की फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड ब्लास्फेमी भी थी। एंड डू यू नो कि ग्रेट फ्लड्स के बाद वो किसके डिसेंडेंट्स थे जिसने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया? वो थे नोआ के 3 बेटे। अब कुछ जनरेशंस के बाद एंटी क्राइस्ट का रीइंकार्नेशन कौन था वो आइडेंटिफाई हो गया था, वो था निम्रॉड। एंड डू यू नो अ फन फैक्ट, निम्रॉड भी नोआ का डायरेक्ट डिसेंडेंट था एंड अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजीज उसने फिर से खुद को गॉड क्लेम करना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद से निम्रॉड और वी कैन से एंटी क्राइस्ट की सोल बार बार रीइंकार्नेट हुई एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें वो देखने को मिलती है अलग अलग टाइमलाइंस में। अब ट्रिनिटी का एक कॉन्सेप्ट हमें और भी काफी सारे रिलीजन्स में देखने को मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम निम्रॉड द गॉड फादर, सेमिरामिस द गॉड मदर एंड तामूज द गॉड सन। सेम सनातन में भी ट्रिनिटी है, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिव द डिस्ट्रॉयर। एंड दैट्स नॉट इट, और भी काफी सारे रिलीजन्स ट्रिनिटी में हैं, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस, हेरा और हरक्यूलिस, और इफ यू बिलीव देन ज़्यूस, पोसाइडन एंड हेडस। नॉर्स माइथोलॉजी में ओडन, थोर एंड लोकी। इजिप्शियन माइथोलॉजी में होरस, ओसरस एंड इसिस। क्रिश्चियनिटी में फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। ये कुछ फेमस नेम्स थे। एंड अगर तुम इस ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में और डीप डाइव करते हो तो फिर यू विल गेट टू नो कि ऑलमोस्ट सभी रिलीजियंस में ये फॉल्स मसीहा और वन आइड मैन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल अगर हम रिलीजियसली एंड माइथोलॉजिकली बात करें तो फिर गॉड्स ने अर्थ पर कुछ लोगों को भेजा अलोंग विद देयर आर्च एनिमी सेटन और डेविल, जहां पर सेटन हमेशा से ट्राई करता कि वो जितना हो सके लोगों को गॉड से दूर कर सके, एंड वो इसके लिए यूज करता है अपने मेन प्रॉक्सी डेविल्स को। द फॉल्स मसीहा जो कि हमेशा रीइंकार्नेट होता है और खुद को प्रेजेंट करता है एट द एंड ऑफ द आवर। ओके, तो हमने तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं जो कि आगे की थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एट दिस पॉइंट तुम्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि आगे हम लोग आखिर इस थियरी में क्या बताने वाले हैं। ये सभी जॉय बॉय,
डेविड डी जोन्स, 5 एल्डर्स एक्सेट्रा, ये सभी ग्रेट फ्लड्स के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आए थे, जिनमें से ऑफ कोर्स कुछ गुड साइड पर थे तो कुछ इविल साइड पर। और वो आखिर कौन है जो कि ग्रेट फ्लड्स के पहले से एग्जिस्ट करता है? दैट्स इमू सामा, द प्रोजेनिटर ऑफ इविल, द सेटन हरसेल्फ, द फॉल्स मसीहा एंड द वन आइड पर्सन हु इज प्लानिंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड लेट एस्ट्रे ह्यूमंस इनटू ऑब्लिवियन बिफोर द एंड ऑफ टाइम। और वो कौन था जो कि उसके साथ ग्रेट फ्लड के पहले से एग्जिस्ट करता था? दैट सन गॉड निका। निका इमू का आर्च एनिमी था, ठीक जैसे फॉल्स मसीहा का नोआ। ग्रेट फ्लड्स के बाद इमू बच गई मोस्ट प्रोबब्ली अपनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से, जिससे कि उसने या तो खुद को इमॉर्टल बना लिया या फिर इनफाइनाइट रीजनरेशन एबिलिटी हासिल कर ली, जो कि एक्चुअल में हम लोग मांगा में देख भी चुके हैं। जब भी इमू के ऊपर हमला हुआ है या फिर उनके ऊपर हमला हुआ है जिनके ऊपर इमू ने अपनी एबिलिटी यूज की है, तो चाहे चोट कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाती है। एंड जॉय बॉय इस टाइम पर निका का रीइंकार्नेशन था, द फर्स्ट ट्रू मसीहा आफ्टर द ग्रेट फ्लड्स। और निका की विल फिर से रीइंकार्नेट होती है हर एक एरा में, जो कि इस बार लूफी है, ताकि वो लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड कर सके और डेविल के कंट्रोल से उन्हें लिबरेट करवा सके। इस पूरे टाइम फॉल्स मसीहा यानी कि इमू ने अपने प्रॉक्सी यानी कि एल्डर्स की हेल्प से ह्यूमंस को कंट्रोल किया हुआ था, जिसको ट्रू मसीहा यानी कि लूफी ब्रेक करेगा टू सेट देम फ्री। तो अगर हम इमू के डिसेंट की बात करें इन वन पीस की, आखिर वो कहां से आई है, तो इकलौती अनटोल्ड स्टोरी जो कि हमें अभी तक नहीं दिखाई गई है, वो है स्पेस पायरेट्स की, व्हिच मींस इमू इज फ्रॉम स्पेस एंड स्पेस में भी स्पेशली मून से, द कंट्रास्ट टू सन। स्पेस पायरेट्स और स्पेस बीइंग जितना हमें पता है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस क्रीचर्स हैं। अब उन्होंने फॉर सम रीजन इमू सामा को नीचे अर्थ पर किसी काम से भेजा है या फिर उसको बैनिश कर दिया गया है मून से बाय द किंग्स एंसेस्टर्स। एंड यहाँ पर हम उन लुनारियंस की बात कर रहे हैं जो कि मून पर रूल करते थे। एंड इसीलिए व्हाइट बियर्ड ने भी बोला था कि एक टाइम पर लुनारियंस को गॉड माना जाता था, एज वो मून पर रूल करते थे, टेक्निकली बहुत ही ज्यादा एडवांस थे एंड दे इवन हैड विंग्स। एंड मे बी उन्होंने ही डेविल फ्रूट का कॉन्सेप्ट भी लाया था, एक कंप्लीट गॉड लाइक इमेज। दिस टेक्निकली मींस इमू सामा एक लुनारियन है। एंड जो भी लोग अर्थ से ओरिजिनेट नहीं करते हैं, इन अदर वर्ड्स जो भी लोग स्पेस से आए होते हैं, आर टिपिकली एडवांस्ड एंड गॉडली इन द आईज ऑफ ह्यूमंस। तो वन पीस में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में स्काइपियंस, बिरकन्स एंड शैंडियंस हो सकते हैं, एज ये तीनों ही विंग्स पोजेस करते हैं एंड तीनों की एंजेलिक अपीयरेंस है। एंड लुनारियंस इन तीनों से ऊपर हैं एज द रूलर्स ऑफ द मून। बट एज मून पर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो लुनारियंस भी अर्थ पर आ गए एंड रेड लाइन पर रहने लगे। वाइल इट इज पॉसिबल कि इमू सामा ने अपनी फ्लेम्स खो दी हो ड्यू टू हर पनिशमेंट ऑफ बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम द मून, एंड इसीलिए शी सीक मदर फ्लेम टू किल ऑल द लुनारियंस जो भी मून से अर्थ पर आकर रेड लाइन पर रहने लगे। जिसके बाद वहां पर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के बाद इमू ने लुनारियन किंग के चेंबर में ही अपना थ्रोन रूम बनाया। तो अब जो रेसेस अर्थ पर आई थी वो थी स्काइपियंस, शैंडियंस एंड बिरकन्स। पर यहाँ पर एक और क्रीचर था जो कि या तो उनके साथ अर्थ पर आया था या फिर यहाँ पर ही बनाया गया था, या तो इमू के द्वारा या फिर इमू की रेस लुनारियंस के द्वारा। और वो क्रीचर था दी सरपेंट, या फिर यू कैन से दी फायर ब्रीदिंग सरपेंट। ठीक जैसे जब गॉड ने अर्थ पर 4 बींग्स को भेजा था जिनमें 3 ह्यूमन लाइक थे, जिसमें एडम, ईव एंड सेटन था, तो 4th था एक सरपेंट। पर ये आखिर क्यों किया, यू मे आस्क? क्योंकि अर्थ के पास भी अपना खुद का एक सरपेंट था कॉल्ड योर्मुनगंद्र, तो मे बी उसको राइवल करना इसका एक प्रिटी वैलिड आंसर हो सकता है। नाउ किंग लुनारियंस का इकलौता सर्वाइवर है क्योंकि इमू ने सभी लुनारियंस को खत्म कर दिया एज रिवेंज उसको मून से बाहर फेंकने के लिए। एंड इस तरह इमू बन गई उन गॉड्स के अगेंस्ट जाने वाली पहली फॉलन एंजल, डेविल, सेटन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हर। एंड उसके बाद उसने खुद को रियल गॉड क्लेम कर दिया, डूइंग द फर्स्ट एवर ब्लास्फेमी अगेंस्ट द रियल गॉड द लुनारियन किंग। अब जब ये 4 बींग्स अर्थ पर आए एंड अर्थ पर पीसफुल ह्यूमंस के बीच में एक केओस पैदा होने लगा लेड बाय इमू, तो फिर उनका सामना किया ह्यूमंस ने लेड बाय निका एज देयर मसीहा, जिनको फिर ज्वाइन किया बाकी की सभी रेसेस ने जो कि उस वक्त अर्थ पर मौजूद थे, लाइक ओर्स, जायंट्स, मिंक्स, सामुराइज, फिशमैन एक्सेट्रा, जिन्होंने फिर इमू और उसके डेविल्स लाइक एल्डर्स के ऊपर हमला किया, स्टार्टिंग द फर्स्ट ग्रेट वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड, जो कि खत्म हुई इमू की विक्ट्री से। इमू ने अपने सरपेंट की मदद से पूरी दुनिया में फ्लड्स क्रिएट की, जिससे कि सभी रेसेस जो कि इमू के अगेंस्ट आई थी वो पानी के अंदर डूब गई एंड पूरी दुनिया भी धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगी। एंड यही वो टाइम था व्हेन अर्थ बिकेम ऑल ब्लू, जिसके बाद योर्मुनगंद्र को ना चाहते हुए भी पूरी अर्थ को इनसर्कल करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लास्ट विश ऑफ निका टू अनडन द ग्रेट फ्लड्स एंड प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एंड विद टाइम योर्मुनगंद्र बन गया द ग्रैंड लाइन एंड ऐसे वॉइड सेंचुरी बनी। फिशमैन ने अपना किंगडम रेड लाइन के नीचे बना लिया वाइल इमू रेड लाइन के ऊपर रहने लगी। इमू ने अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से अर्थ पर सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया और निका की एग्जिस्टेंस को हिस्ट्री से कंप्लीटली मिटाने लगी, लेकिन कोजुकी क्लैन ने निका की लेगेसी को प्रिजर्व किया और उसे पोनीग्लिफ पर कार्व कर दिया। अब सेकंड वर्ल्ड ग्रेट वॉर व्हाइट सेंचुरी के जस्ट बाद होती है एंड
इस बार उसको लीड कर रहा था निका का रीइंकार्नेशन जॉय बॉय। ये वॉर थी जॉय बॉय वर्सेस ईमू एंड 20 ह्यूमन रॉयल फैमिलीज, जिन्होंने जॉय बॉय और उनके किंग डेविड डी जोन्स, जो कि उस वक्त का किंग ऑफ एंशिएंट किंगडम था, उनको बिट्रे करके ईमू का साथ दिया। लेकिन इस बार इस हार के बाद जॉय बॉय का ये मानना था कि ऑल ब्लू को एक बार फिर से एग्जिस्टेंस में लाना होगा, विच मीन्स एक बार फिर से ग्रेट फ्लड्स करवाने होंगे, क्योंकि उसे ईमू की एक वीकनेस पता चल गई थी जब उसे वन पीस और पोनीग्लिफ्स की नॉलेज मिली। जॉय बॉय ने जुनेशा से हेल्प मांगी, ठीक जैसे निका ने यॉर्मुनगंद्र से मांगी थी, टू डिस्ट्रॉय यॉर्मुनगंद्र, मतलब टू डिस्ट्रॉय द ग्रैंड लाइन, ताकि फिर से ग्रेट फ्लड्स आ सके। इसी के चलते जॉय बॉय ने फिशमैन से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें सरफेस पर लाएगा एंड उसके लिए ऑल ब्लू बनना एक नेसेसिटी था। जॉय बॉय ने नो आर्क भी बनाई फॉर लैंड क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ताकि वो फ्लड के टाइम पर उसमें सेल कर सके। लेकिन उसका पूरा प्लान तब फेल हो गया जब जुनेशा ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय करने का अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अब अगर बात करें डेविल फ्रूट की, तो ये टर्म डेविल फ्रूट उन्हें ईमू ने ही दी है, जबकि वो सिर्फ पावरफुल फ्रूट्स हैं प्रोड्यूस बाय यग्द्रासिल ट्री। ईमू ने इन फ्रूट्स को डेविल फ्रूट्स बोला ताकि वो ह्यूमंस को ब्रेन वॉश कर सके एंड ह्यूमंस उन पावर्स को पोजेस करके वर्ल्ड एक्सप्लोर करने ना निकले एंड ईमू के सीक्रेट्स को अनकवर ना कर पाए। और ये बात जॉय बॉय को पता थी, इसीलिए वो हिस्ट्री का सबसे पहला पायरेट बना एंड उसने ईमू के सारे सीक्रेट्स एंड वीकनेसेस भी अनकवर किए फाइनल आइलैंड लाफ टेल पर पहुंचकर। अब आती है थर्ड वर्ल्ड। ये वो वॉर है जो कि अभी तक हुई नहीं है। इस वॉर को लीड करेगा निका का थर्ड रीइंकार्नेशन यानी कि लूफी। वो भी निका की तरह सभी रेसेस को एक साथ यूनाइट करेगा, जो कि उसने ऑलमोस्ट कर भी लिया है। कई किंगडम्स के ह्यूमन से लेकर जायंट्स तक सभी लूफी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा जैसे कि प्रोफेसी में बताया गया था एंड फिशमैन को सरफेस पर लाकर जॉय बॉय का किया हुआ प्रॉमिस पूरा करेगा एंड वो ये सब कुछ अचीव करेगा तीनों एंशिएंट वेपन्स को कलेक्ट करके ग्रैंड लाइन एंड रेड लाइन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके एंड ऐसे वो ट्रिगर करेगा सेकंड ग्रेट फ्लड्स यानी कि ईमू की कमजोरी एंड इस बार फाइनली निका ईमू को हराकर अपने लोगों को लिबरेट करेगा। अब इस थियरी का फाइनल पार्ट, द सीक्रेट ऑफ डी क्लैन। डी मोस्ट प्रोबब्ली डेवी जोन्स का निकनेम है। फैमिली ऑफ डी वो फैमिलीज है जिन्होंने की फाइनल वॉर के टाइम पर डेवी जोन्स का साथ दिया था, द किंग ऑफ एंशिएंट किंगडम। जॉय बॉय को भी डी फैमिली कंसीडर किया जा सकता है, एज उसने डेवी जोन्स का साथ दिया था। हाउएवर रॉजर्स के टाइम पर ईमू को हराने की कंडीशंस मीट नहीं हुई थी, जो कंडीशन थी कि ईमू के अगेंस्ट खुद ट्रिनिटी को लड़ना होगा अलोंग विद 3 एंशिएंट वेपन्स। वन पीस मिलने के बाद ही रॉजर को ये रियलाइज हुआ कि उस वक्त डेवी जोन्स और जॉय बॉय एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, लेकिन निका आना अभी बाकी था। करंटली जिन 3 रीइंकार्नेशंस की बात हो रही है वो है ब्लैक बियर्ड, लूफी एंड शैंक्स। डेवी जोन्स का रीइंकार्नेशन ब्लैक बियर्ड, निका का रीइंकार्नेशन लूफी एंड जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन शैंक्स। अब में भी कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि जब जॉय बॉय खुद निका का रीइंकार्नेशन था तो अब इन दोनों के डिफरेंट रीइंकार्नेशंस कैसे हैं? तो अब इसका आंसर ये है कि रीइंकार्नेशन सिर्फ एक सोल के ट्रांसफर को नहीं बोलता है, बल्कि किसी के विल के रीअवेकन होने को भी रीइंकार्नेशन बोलते हैं। तो जॉय बॉय निका का रीइंकार्नेशन था क्योंकि वो निका की विल लेकर पैदा हुआ था, पर ही हैड हिज ओन सोल एंड इसीलिए इन दोनों की रीइंकार्नेशन भी अलग अलग होगी। शैंक्स को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी भी बोला गया था, एज वो जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन है एंड ही इज द वन जो कि जॉय बॉय की तरह ईमू की कमजोरी को पता करके उसके पूरे एंड को भी प्लान कर रहा है। लूफी निका की तरह सभी रेसेस को यूनाइट कर रहा है और ब्लैक बियर्ड एक कनिंग किंग की तरह अपने पॉन्स चुन रहा है और पूरे बोर्ड पर सबसे पावरफुल पीसेस अपनी आर्मी में जोड़ रहा है। तो अब इस थर्ड वर्ल्ड ग्रेट वॉर में तीनों रीइंकार्नेशंस को एक साथ मिलकर ईमू के अगेंस्ट लड़ना होगा और तीनों को ही एक एक एंशिएंट वेपन का यूज करना होगा टू डिफीट ईमू। एंड यही है हमारे वन पीस वर्ल्ड के ट्रिनिटी जो कि फाइनली फॉल्स मसीहा को हराएंगे। तो अब कैसी लगी है वीडियो? भाई प्लीज एक कमेंट छोड़कर जाना कि तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वाली वीडियो में, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड हम लोग चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।